तो लोकी भाई साहब लौट आए हैं एपिसोड 2 में। यहाँ इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई जो कि कुछ सवाल के जवाब भी देती हैं और कुछ सवाल भी खड़े करती हैं। खैर पिछले एपिसोड में कुछ चीजें देखी थी जिनका जवाब इसमें मिल चुका है, जैसे कि भाई जनरल डॉग्स इतने आदमी लेकर कहाँ जा रही थी, लोकी के फ्यूचर में सिल्वी क्यों दिखी, टेम्पोरल लूम की क्या स्थिति है और हंटर एक्स 5 क्या करना चाहता है। सबका जवाब हद तक एपिसोड 2 में मिल चुका है और कुछ के सवाल मिलना अभी बाकी है। खैर इस पूरे एपिसोड की बात कर लेते हैं और उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 1977 से। यहाँ पे मोबियस और लोकी लंदन के सेक्रेट टाइमलाइन में आते हैं और इसके पिछले एपिसोड में सिल्वी 1982 में गई थी, वो थी ब्रांच टाइमलाइन। खैर ये दोनों हंटर एक्स 5 की ट्रैम्पेट की लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि हंटर एक्स 5 को सिल्वी के बारे में पता है। खैर यहाँ पर कुछ हिडन डिटेल सामने आती हैं जिसमें भाई हमें किंगो का पोस्टर दिखा जो कि भाई इटर्नल्स मूवी में दिखा था और भाई ये सेम पोस्टर इटर्नल्स मूवी में भी था। लेकिन भाई ये पोस्टर यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं बता दूं कि ये सेक्रेट टाइमलाइन है, यानी कि अपनी वाली टाइमलाइन, बोले तो 616 की टाइमलाइन, जिसमें भाई किंगो ने बताया था कि वो बॉलीवुड में बहुत टाइम से काम कर रहा है, जहां उसकी एज तो बढ़ती नहीं है लेकिन वो बाप बेटे का रिश्ता खेल कर पूरी इंडस्ट्री में छा चुका है। खैर इसके बाद लोकी हंटर एक्स 5 से मिलता है जो कि अपनी ही लाइफ जी रहा है और मैंने वाली थ्योरी ही रह गई। हंटर एक्स 5 अपनी एक्चुअल लाइफ जीना चाह रहा है और वो भी टीवी से बचकर, और कहीं ना कहीं उसको पता है कि सिल्वी कहाँ है, बस वो बता नहीं रहा है। खैर उसके बाद लोकी और मोबियस एक्स 5 को कन्फ्रंट करते हैं, उसके बाद वो भाग जाता है। यहाँ भाई टॉम क्रूज के स्टाइल में अपना लोकी भागता हुआ दिखा। एक स्ट्रीट चेसिंग देखने मिली जो काफी अच्छी लगी। वो स्ट्रीट चेसिंग देखकर मजा आया और बहुत टाइम बाद लोकी का मैजिक देखने मिला और मतलब मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि जब से लोकी टीवी में गया है उसका आतंक खत्म सा हो गया है, क्योंकि भाई टीवी में मैजिक काम करता नहीं है और जब वो वर्ल्ड में गया था तो वो ज्यादा यूज कर नहीं पाया। लेकिन भाई लोकी के मूवमेंट देखो कितना काम फील हो रहा है वो, और इसकी ये वॉकिंग एक विलन को हीरो बनाने के लिए बहुत है। यहाँ उसकी वॉकिंग का सीक्वेंस बहुत ज्यादा टाइम तक चला, मतलब जब तक मोबियस नहीं आ गया, मतलब कैमरा एंगल उस पर काफी टाइम तक फोकस करता रहा। उसके बाद भाई हंटर एक्स 5 टाइम ट्विस्टर यूज करके भाग जाता है, जिसके भाई बहुत ही खतरनाक सीन सामने आता है। यहाँ पर कुछ लोग हंटर एक्स 5 को घेर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब लोकी के प्रोजेक्शन का खेल था। यहाँ सब उसका माया जाल था जो कि वो रच रहा था और भाई ये सब अपने क्लासिक लोकी की देन है। यहाँ पर लोकी को खुद अपनी पावर का अंदाजा नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। लोकी अनोखा है, लोकी की पावर लिमिटलेस है, चाहे तो वो बहुत बढ़ा सकता है। यहाँ पर वो अपना शेडो गेम भी खेलता है। यहाँ पर हंटर एक्स 5 के सामने 3-3 लोकी आ जाते हैं और भाई लोकी की शेडो में हॉर्न्स लगे हुए हैं और दोनों शेडो ने ब्रैड को पकड़ लिया है। जिसके बाद भाई मोबियस मेन लोकी से बात करता है और इवन मोबियस को भी नहीं पता कि रियल वाला कौन है। रियल वाला तो उसके लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था। यह दिखाता कि भाई लोकी का मैजिक बहुत सफाई से काम करता है, लोग पहचान नहीं पाते, तभी तो उसको कहते हैं गॉड ऑफ मिस्चीफ। खैर उसके बाद ब्रैड यानी हंटर एक्स 5 को कैद कर लिया जाता है और उसके बाद लोकी और मोबियस ओबी के पास जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि टेम्पोरल लूम की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, कुछ ज्यादा सुधार तो नहीं मिला है, ऊपर से खराब और हो रही है, जिसके लिए वो एक डिवाइस बना रहा है जो शायद उसको काबू कर पाए। खैर यहाँ मोबियस और लोकी ओबी को टेम्पेट देते हैं ताकि वो उसको चेक कर सके, लेकिन भाई ओबी पे इससे भी जरूरी काम था तो वो कहता है कि मेरी टीवी की गाइड बुक ले लो, इसमें टेम्पेट के बारे में हर जानकारी है, हर मेल फंक्शन को ठीक करने का तरीका लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक तो भाई ओबी ने खुद लिखी है। खैर यहाँ पर एक चीज है, जब भी ओबी स्क्रीन पर आता है एक कॉमेडी सा माहौल क्रिएट हो जाता है और माहौल कितना सीरियस क्यों ना हो वो काम रहता है, ऐसे बात करता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है और ये मुझे अच्छा लगता है। देखो जैसे भाई लोकी के सीजन 1 में लोकी के अलावा मोबियस ने शो को चुरा लिया था और उसी तरह भाई सीजन 2 में ओबी का कैरेक्टर भी उसी तरह से डिफाइन होगा। खैर उसके बाद लोकी और मोबियस अपना दिमाग लगाते हैं और टेम्पेट को ठीक करने लगते, वो भी भाई टीवी की किताब पढ़कर, जो कि भाई आसान नहीं था, हर कोई नहीं पढ़ पाता क्योंकि भाई टीवी की जो बुक है वो कॉम्प्लेक्स है, हर कोई समझ नहीं पाता क्योंकि उसको भाई जीनियस ओबी ने लिखा है। खैर ही हू रिमेन्स और मिस मिनट के बाद ये थर्ड बंदा है जो टीवी के सारे राज जानता है। खैर उसके बाद ये रेंसले को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मिस मिनट को, वो तो ऑफलाइन चली गई है। खैर यहाँ पर लोकी इन लोगों को बता देता है जब वो पास्ट में ट्रेवल करके गया था तो उसने रेंसलर और ही रूमेंस के बीच की बातें सुनी थी एंड इट साउंड्स लाइक दे आर पार्टनर्स। पर सबको पता चल चुका है कि ही रूमेंस से रेंसलर मिली हुई है। खैर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई रेंसलर की यादें मिट चुकी हैं, ही रूमेंस ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी है, उसको कुछ याद नहीं है। खैर उसके बाद ब्रैड की इंटरोगेशन होती है। यहाँ बातों बातों में ही मामला गर्म हो जाता है क्योंकि लोकी एक लाइन कह देता है कि देयर आर लाइफ्स एट स्टेक, यानी जान दांव पे लगी हुई है, क्योंकि भाई ब्रैड को लोकी का इतिहास पता है, उसके फ्यूचर को भी देख चुका है, उसके पास्ट को भी जानता है और उस लोकी की डेस्टिनी भी जानता है जो आगे चल के थेनोस के हाथों मारा जाएगा। क्योंकि भाई लोकी ने 1 हफ्ते पहले ही पूरे न्यूयॉर्क में कब्जा करा था, एलियन फोर्स से हमला कर दिया था और भाई 2 दिनों में 80 जानें ली थी।
और भाई एक हफ्ते बाद लोकी ये कह रहा है कि जान दांव पे लगी है, मतलब कि एक हफ्ते पहले जो बंदा जान की कीमत नहीं जानता था, आज वो जान बचाने पे लगा हुआ है। खैर ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भाई अपने लोकी ने 6 मिनट में 6 साल की लाइफ देख ली है जो उसने कभी जी भी नहीं है, लेकिन है तो उसकी ही लाइफ और उससे वो बहुत कुछ सीख चुका है। खैर यहाँ ब्रैड कहता है कि लोकी का हर वेरिएंट मुसीबत ही लाता है और लोकी के आने से पहले टीवी अच्छी तरह काम कर रहा था और उसके आने के बाद सब बदल गया और उसी लोकी के फीमेल वर्जन ने भी इनको परेशान कर रखा था। तो कुल मिलाकर भाई लोकी को लूजर कह दिया गया, जो कि एक तरह का सही है। ना वो अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा भाई बन पाया, लेकिन अब उसको उनकी कीमत समझ में आ रही है। अब उसको फील हो रहा है। खैर उसको हीरो नहीं विलन बोला, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रैड खुद कह रहा था। खैर इन सारी बातों को लोकी भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि वो एक तरह से विलन के लिए बना हुआ था। उसका हीरो वाला एंगल तो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन भाई टाइम सब कुछ बदल देता है। और भाई ब्रैड ने तब हद कर दी जब उसने उसकी माँ के बारे में बोला कि लोकी के कारण ही उसकी माँ की जान गई। यहाँ लोकी के फेस से एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं, उसको थोड़ा गिल्ट भी होता है, लेकिन भाई वो टाइम की नजाकत को समझता है। यहाँ लोकी सारी चीजों को साइड करके पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, लेकिन भाई ब्रैड से उगलवाना आसान नहीं है। खैर उसके बाद तुरंत बातों बातों में ही ये सारी बात मोबियस पे आ जाती है, जहाँ ब्रैड उससे कहता है कि तुम्हारी भी एक लाइफ है टीवी से बाहर, जिसमें भाई मोबियस सच जानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे खोजने की इच्छा भी जाहिर नहीं करता है, वो अपनी टीवी की लाइफ को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ चुका है। यहाँ मोबियस मानता है कि जो हो गया सो हो गया और टीवी ही उसकी लाइफ है। अब यहाँ माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ब्रैड में मोबियस एक रैप्टा मार देता है, और इस रैप्टे में भाई मेरे को बड़ा सुकून मिला, भाई बहुत बोल रहा था ये। खैर उसके बाद ये दोनों खाने पीने लग जाते हैं और मोबियस और लोकी की कुछ बातें भी होती हैं। यहाँ लोकी अपना टोनी स्टार्क के बारे में जिक्र करता है। यहाँ वो वही सीन की बात करता है जब लोकी उसके माइंड पे कंट्रोल पाना चाह रहा था। यहाँ भाई टोनी स्टार्क के टेसरेट के चक्कर में, जिसमें भाई स्पेस स्टोन की पावर थी, जिस तरीके से भाई टोनी स्टार्क का माइंड कंट्रोल नहीं होता और गुस्से में उसको नीचे फेंक देता है। यहाँ लोकी अपने गुस्से को जाहिर करता है कि वो कैसे गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मोबियस अपने एक्चुअल लाइफ बारे में नहीं जानना चाहता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने टीवी को कितने साल दिए हैं और अगर वो नीचे चला भी गया, अपनी लाइफ जी भी चुका, तो उसको शायद वो मजा नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लोकी की बात अच्छी लगी, देखोगे नहीं तो जानोगे नहीं। खैर उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं जिससे भाई हंटर X5 बोलने लग जाए। उसके बाद लोकी अकेले इसको इंटेरोगेट करता है, जिसमें वो ब्रैड को एक क्यूब में फंसा देता है। अगर किसी को क्लोस्ट्रोफोबिया है तो भाई वो वहीं के वहीं निपट जाएगा। खैर उसके बाद ब्रैड सब कुछ उगल देता है और उसके बाद भाई ओबी टेम्पोरल लूम वाले रूम में जाता है। यहाँ टेम्पोरल लूम की हालत क्रिटिकल हो चुकी है। यहाँ ओबी अपना डिवाइस मशीन कनेक्ट करता है। यहाँ पर लिखा आता है इनवैलिड टेम्पोरल ऑरा। उसके बाद ऐसी चीज पता चली जिससे हद तक आप इस सीजन की स्टोरी को पता लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ टेम्पोरल लूम के कंटेनमेंट डोर लॉक हो चुके हैं, जिनको एक ही आदमी खोल सकता है जिसने इन गेटों को डिजाइन किया है, मतलब ही हू रिमेन्स, जिसके टेम्पोरल ऑरा का लाइव स्कैन चाहिए, यानी कि जिंदा खासा बंदा लाना पड़ेगा यहाँ पर। और भाई ही हू रिमेन्स तो मर चुका है। और टेम्पोरल ऑरा की बात हमने लोकी सीजन 1 में सुनी थी। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ लोकी का टेम्पोरल ऑरा लिया जा रहा है और ये एक तरह से आइडेंटिटी समझ लो, जो हर पर्सन की एक यूनिक आईडी होती है। अब यहाँ पर ही हू रिमेन्स को लाओ, नहीं तो फिर भाई उसकी कोई वेरिएंट को उठा लाओ, क्योंकि भाई सारे वेरिएंट एक ही हैं। और यहाँ पर पता चला जितनी ब्रांचेस बढ़ेंगी उतना ओवरलोड बढ़ेगा और इससे टेम्पोरल लूम फट जाएगा, जिससे भाई टीवी का अंत हो जाएगा। खैर उसके बाद ब्रैड मोबियस और लोकी को 1982 में ले जाता है। यहाँ पर भाई सिल्वी काउंटर पे मैकडोनल्ड में काम कर रही है। यहाँ इनके मिलने पे एक टून चलती है जो कि भाई सीजन 1 में बहुत चली थी, जिस टून को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों के मिलने की खामोशी सब कुछ बयान कर देती है। यहाँ सिल्वी की बातों से लग रहा था कि वह रुक चुकी है, वो अपनी इसी लाइफ को जीना चाहती है, वो भी आराम से। और जब उसने लोकी को देखा तो वो चीज उसको रास नहीं आई और वो काइंड ऑफ गुस्सा है लोकी से भी और टीवी से। खैर लोकी सिल्वी को बता देता है कि मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ, मैं जिससे पास्ट फ्यूचर में जा रहा हूँ, जगह जगह मुंह मार रहा हूँ, और भाई मुझे फ्यूचर में मेरी जानेमन तुम मुझको दिखी थी लिफ्ट में। अब यहाँ पर सिल्वी को सब ये मजाक लग रहा है, क्योंकि वो चीज अभी हुई ही नहीं है। खैर यहाँ पर टीवी खतरे में है, ऐसा भी वो बोल देता है। खैर यहाँ पर सिल्वी का इंटेंशन भी सामने आ जाता है, उसको टीवी की परवाह नहीं है, उसमें भस्म हो जाए, आग लग जाए, शी डोंट केयर। उसका तो यही मानना है कि टीवी होना ही इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर लोकी ये भी कहता है कि ह्यू रिमेन्स अगर सच कह रहा है तो टीवी ही है जो इन सबको बचा सकता है। बिना टीवी के सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। यहाँ ये सारी बातें उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को और कॉम्प्लेक्स कर देती हैं, जिसमें भाई बातें तो बहुत हो जाती हैं। यहाँ पर ब्रैड मोबियस से बार बार कहता है कि मुझे सेक्रेट टाइमलाइन में ले चलो। अब भाई इतना इंसिस्ट करने पे मोबियस को शक हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद भाई सिल्वी अपनी इंटेचमेंट पावर करके ब्रैड से जान लेती है कि भाई जनरल डॉक्स इतने आदमी लेकर कहाँ गई है। वो इतने सारे आदमी लेकर सिल्वी को मारने नहीं निकली थी,
वो टीवी की ब्रांच टाइमलाइन को वर्म से उड़ाने का प्लान बना रही है, जिसमें भाई ट्रिलियन मिलियन बहुत सारी जाने जाने वाली है, जिसमें भाई मरने वालों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और भाई वो सारी टाइमलाइन यूनिवर्स 616 से बनी हुई है, ब्रांच टाइमलाइन। खैर उसके बाद ये वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर जनरल डॉग सब सेट रिचार्जेस को लगा रही है, और यहाँ पर तुम लिटरली देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बुंड, क्योंकि भाई सबकी बुंड फटने वाली है। खैर ये लोग रिसेट चार्जेस की दम पे ब्रांचेस को उड़ाने वाले हैं, जिसमें भाई हद तक वो कामयाबी हो जाते हैं। जिसके बाद भाई लोकी और सिल्वी कंट्रोल पैनल को उड़ा देते हैं, जिसके बाद भाई जनरल डॉग्स को पकड़ लिया जाता है। और भाई एपिसोड 1 की बात करें तो जनरल डॉग कह रही थी कि टाइम कीपर्स फेक थे, लेकिन उनकी चेतावनी असली थी। लेकिन भाई टीवी के ऑर्डर तो ये आ चुके थे कि ब्रांच टाइमलाइन को नहीं मिटाना है, तो एक तरह से टीवी के खिलाफ जाकर इसने फैसला लिया है। और भाई इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी टाइमलाइन प्रूव हो गई। और एक तरह से देखा जाए तो टीवी को थोड़ा टाइम और मिल गया है, क्योंकि टेम्परल लूम में अब थोड़ा सा दबाव कम हो गया है, ओवरलोड कम हो गया है, जिससे भाई अपने ओबी को भी टाइम मिलेगा वो क्या कर सकता है। खैर मैं यहाँ अपनी थ्योरी पेल देता हूँ, तो भाई जो भी ब्रांचेस प्रून हुई है ना, उसी में अपनी एक्समैन के यूनिवर्स की भी एक ब्रांच होगी, जिसमें भाई अपना डेडपूल कहीं ना कहीं वर्ल्ड पहुंच जाएगा। उसके बाद वुल्वरिन भी उसके पीछे आ जाएगा, और हो सकता है भाई जिसमें एक्समैन के काफी अच्छे खासे कैरेक्टर देखने मिले, जो कि भाई अलायद के द्वारा खा लिए जाए, जिसको देखकर भाई डेडपूल और वुल्वरिन ही बच जाएंगे लास्ट में अलायद से। उसके बाद तुम्हें याद है कि भाई डेडपूल 2 में लास्ट में वो डेडपूल केबल की टाइम मशीन लेकर कहीं ना कहीं घूम रहा था, टाइम में ट्रेवल कर रहा था, तो उस पर वो घड़ी होगी और वर्ल्ड में सब कुछ काम करता है, तुमको पता है। तो वहाँ से भाई डेडपूल और वुल्वरिन कहीं ना कहीं ट्रेवल करेंगे और किसी यूनिवर्स में तो जाके रहेंगे। हो सकता है वो अपनी सेक्रेट टाइमलाइन में आ जाए, क्योंकि भाई तुमको पता है कि सेक्रेट टाइमलाइन सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस बनती जरूर है लेकिन कोई मिटाने नहीं आता है, क्योंकि टीवी ने भी रूल बना लिया है कि वो किसी भी ब्रांचेस को नहीं मिटाएगा। तो भाई एक तरह से ये कहानी हो सकती है डेडपूल 3 के स्टार्टिंग की। यहाँ पर वो कैसे एंट्री लेगा वो चीज देखने लायक तो है। यहाँ पर वर्ल्ड भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इन लोगों के लिए। और भाई टीवी डेडपूल और वुल्वरिन को प्रूव करने में नहीं लगेगा, क्योंकि भाई टीवी पे इससे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है, क्योंकि टीवी का अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि भाई टीवी को खुद नहीं पता उसको क्या करना है, क्योंकि सालों से जो उन्होंने काम किया था उनको वही नहीं करना है। भाई देखा जाए तो टीवी अब बिना पर्पस के दौड़ रहा है, और भाई बिना एम की कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है। यहाँ ब्रांचेस मिटने के बाद टीवी में शांति का माहौल है, उनके चेहरे पे अफसोस रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। खैर एक बात देखो, टीवी एक हफ्ते पहले इन लोगों को प्रूव करता था वो भी शौक से, लेकिन अब उन लोगों के मर जाने पे ही इनको दुख हो रहा है। भाई स्थिति परिस्थिति इंसान को बदल देती है, ये इस चीज से सीख सकते हो। खैर उसी वक्त रेनस्ले की टेम्परेचर सिग्नल मिलता है, जो कि भाई किसी ब्रांच टाइमलाइन में बैठी है। खैर उसके बाद सिल्वी टीवी को दोषी ठहराकर वहां से चली जाती है, जहाँ से सिल्वी अपनी ब्रांच टाइमलाइन में लौट जाती है। और यहाँ पर सिल्वी के हाथ में तुम ही यूरिमेंस की एडवांस टेम्पलेट देख सकते हो। भाई जिस टेम्पलेट से ही यूरिमेंस काम करता था, तो भाई इस डिवाइस का भी अच्छा खासा रोल होगा, क्योंकि भाई ये सीधे अपने यूरिमेंस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो मुझे ये एपिसोड काफी अच्छा लगा, क्योंकि लोकी को ऑन फील्ड देखकर अच्छा लगा। लोकी और सिल्वी का रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और भाई दूसरी जगह मोबियस की एक्चुअल लाइफ, जिसको वो फेस नहीं करना चाहता है, वो नहीं जानना चाहता है कि मेरी लाइफ कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसी भी थी, मेरी लाइफ वही है जो टीवी की है। खैर अब देखा जाए तो ओबी कह रहा है कि उसको ही रोमेंस की जरूरत है, क्योंकि उसका ही टेम्परल ऑरा लगेगा, जिसके लिए भाई मैं मानूं ये लोग अब विक्टर टाइमली को उठा के लाएंगे, जैसा कि हम एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। ये लोग विक्टर टाइमली के यहाँ तो गए थे। खैर इस बारे में मैं डिटेल वीडियो में बात करूंगा, इसके बाद आएगी वो वीडियो। खैर भाई तुम बताओ तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और भाई तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।